मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का प्रमुख टॉपिक पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। पिछली व्याख्यान में हमने जाना था पुनर्जागरण क्यों हुआ। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ और पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थी। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सर्वप्रथम इटली की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इटली की भौगोलिक स्थिति क्या थी। भौगोलिक स्थिति में आपने पिछली बार उसके कारणों में जाना था कि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूर्वी देशों में जाने वाला जो स्थल मार्ग था, वहाँ पर तुर्क आने से तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लेते थे और यूरोप का पूर्वी मार्गों से व्यापार बंद हो गया। यूरोप से पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री और गर्म मसाले आते थे, फलतः नए मार्ग खोजे गए। चूँकि इटली भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और यहाँ से जल मार्ग द्वारा आसानी से पूर्वी देशों में जाया जा सकता है, इसलिए जल मार्ग खोजा गया और पूर्वी देशों के व्यापारी सर्वप्रथम जो है वो इटली ही आते थे। दूसरा कारण रहा इटली की सांस्कृतिक विशेषता। इटली की राजधानी रोम है, जो कि प्राचीन सभ्यता का जन्मस्थल रहा है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ मठ, स्मारक और लातीनी साहित्य लोगों को गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते रहे हैं। तीसरा कारण हम इसका मान सकते हैं आर्थिक समृद्धि। चूँकि इटली का व्यापार पूर्वी देशों से हो रहा था, तो यहाँ की आर्थिक समृद्धि और संपन्नता काफ़ी बढ़ गई थी। फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, एक नवीन धनाढ्य वर्ग जो है वो उत्पन्न हो गया। लोग जो है वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए और इससे क्या हुआ, व्यापारिक समृद्धि के साथ साथ इटली में नगरों का विकास भी हुआ, जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, मिलान है, नेपल्स है। और इन नगरों के विकास से यहाँ पर नवीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होने लगी। ये उसके केंद्र बन गए और ये नवीन गतिविधियों का केंद्र होने के कारण लोगों में नई वैचारिक क्षमता भी उत्पन्न हुई, विकसित होने लगी और इटली वासियों का दृष्टिकोण जो है वो व्यापक हो गया। इटली की समृद्धि से इटली में नवीन मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ और ये वर्ग जो है वो प्रभावशाली हुआ। प्रभावशाली होने के कारण इन्होंने सामंतों और पोप की परवाह करना बंद कर दिया और इस वर्ग ने मध्यमकालीन मान्यताओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कि पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। यहाँ के व्यापारियों का रहन सहन किसी सम्राट से कम नहीं था। समृद्धि इस चरम पर पहुंच गई थी, व्यापारियों के पास इतना पैसा था कि खर्च करने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था और ऐसी स्थिति में उन्होंने राजा महाराजाओं की तरह रहना प्रारंभ किया और कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। अपना खर्च जो है वो अब इन कलाकारों के संरक्षण और उत्साहवर्धन के लिए करने लगे। इसका एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। फ्लोरेंस के एक व्यापारी परिवार कैसिमो मेडिसी और उसके पौत्र फ्लोरेंजो कैसिमो ने 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करके उसका अनुवाद करवाया। कलाकारों और साहित्यकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी कृतियाँ बनाने का अवसर मिला। इटली के फ्लोरेंस नगर में सर्वाधिक कलाकार और साहित्यकारों को आश्रय मिला, जिसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। दाते हैं, पेटार्क है, बोकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची
जिसके मोनालिसा को आप जानते हैं, गेबैर्टी, मैकियावेली आदि नाम प्रमुख है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ। अब है पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताओं में सर्वप्रथम हम लेते हैं मानववाद। मानववाद का क्या अर्थ है? मानववाद का अर्थ होता है मानव का खुद के जीवन में रुचि लेना। मानव खुद की समस्याओं का अध्ययन करने लगा, मानव स्वयं का आदर करने लगा, अपने जीवन का महत्व वो स्वीकार करने लगा और उसे सुधारने और समृद्ध करने के प्रयास करने लगा। अब मानव परलोक की अपेक्षा लौकिक जीवन में रुचि लेने लगा। धर्माडंबर और रूढ़िवादिता कम होने लगी। मानववादी क्षेत्र में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, पेटार्क और एरास्मस। एरास्मस को मानववादियों का राजा कहा जाता है और पेटार्क ने डिवाइन कॉमेडी लिखा है। इसी क्रम में इंग्लैंड के टॉमस मूर ने अंग्रेजी भाषा में यूटोपिया की रचना की है। मानववादियों ने मानव के बौद्धिक विकास और स्वतंत्र चिंतन में सहयोग दिया है। दूसरी इसकी विशेषता है बुद्धिवाद। पुनर्जागरण ने मध्यम युगीन धर्म और परंपराओं से नियंत्रित चिंतन को मुक्त करके तर्क को बढ़ावा दिया। अरस्तु के तर्कशास्त्र का गहरा प्रभाव इसमें पड़ा है। विश्वविद्यालयों ने तर्क की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जिसमें कि पेरिस, बोलोग्ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि प्रमुख है। व्यक्ति अब वही बात सही मानता था जो तर्क की कसौटी पर सही साबित हो। इससे क्या हुआ? साहसिक यात्राओं का आरंभ हुआ, नए नए देश खोजे गए। तीसरी विशेषता है इसकी प्रयोगों पर बल या वैज्ञानिक मनस्थिति। रॉजर बेकर के अनुसार ज्ञान हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, वाद विवाद द्वारा और प्रयोग द्वारा। वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है, हम उस पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु प्रमाण नहीं होते हैं। इससे संदेह समाप्त नहीं होता और न ही मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है, जब तक कि अनुभव और प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस प्रकार प्रयोग को बल मिला, विज्ञान को बल मिला। गैलीलियो ने कोपरनिकस का सिद्धांत बताया इसी समय। अगली विशेषता है आधारभूत आर्थिक परिवर्तन। सामंतवाद का ह्रास हुआ, व्यापारिक समृद्धि हुई, उद्योग धंधों का विकास हुआ। मुद्राओं के प्रचलन से सामंती अर्थव्यवस्था और दास प्रथा की जड़ें हिल गई। आधारभूत सामाजिक परिवर्तन, आपने देखा कि कई नए नगर बसे हैं, कस्बों का विकास हुआ है और बहुत ही उन्होंने उन्नति की है। अगली विशेषता है आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन। बड़े राज्यों का उदय हुआ, बड़े व्यापारिक वर्गों का उदय हो गया इससे और व्यापारिक समृद्धि आई। अगली विशेषता है आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें कला और साहित्य का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, अल्बर्ती, माइकल एंजेलो, राफेल। इन्होंने विपुल साहित्य, चित्र और अनेक चीज़ों का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण में बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास हुआ। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी पुनर्जागरण की। धन्यवाद।